हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जिस टॉपिक पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है भारत का समुद्री सीमा। भारत का समुद्री सीमा। और पिछले वीडियो में हम लोग भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण जो है किस संस्था के द्वारा किया जाता है, किस संस्था के द्वारा किया जाता है, और उस संस्था में जो देश हैं, जो देशों का क्या है समूह है, उन देशों के बीच कौन सा समझौता होता है, उस समझौते का नाम क्या है, और उस समझौते के तहत किसी भी देश के समुद्र तटीय सीमा को कितने भागों में बांटा जाता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। और हमने देखा कि वो जो संस्था होती है, संस्था में जो देश जुड़े हुए हैं, उन देशों के बीच जो समझौता होता है, उस समझौते का नाम क्या दिया जाता है? अनक्लॉज। उस समझौते का नाम अनक्लॉज दिया जाता है। और उस समझौते के तहत जो है किसी भी देश के समुद्री सीमा को 5 भागों में बांटा जाता है। और बांटने के साथ साथ ही उन क्षेत्रों में अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं। और उन अधिकारों में हम देखें, कुछ संपूर्ण अधिकार हैं, कुछ आंशिक अधिकार हैं। और हमने देखा कि अगर हम भारत देश के बारे में बात करें, तो हम लोग भारत का जो सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, और सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे भारत देश के सीमाओं के जलीय समुद्री सीमाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आपका अनक्लॉज समझौता होता है, अनक्लॉज समझौते के तहत भारत के समुद्री सीमा को भी 5 भागों में बांटा जाता है। कितने? 5 भागों में बांटा जाता है। और उन 5 जलीय क्षेत्रों को या 5 भागों का जो नाम था वो हमने पिछले वीडियो में देखा, जिनमें से पहला था क्या था? आंतरिक जलीय क्षेत्र। जिनमें क्या था? पहला आंतरिक जलीय क्षेत्र। और आंतरिक जलीय क्षेत्र क्या होता है वो हम लोग पिछले वीडियो में उसके बारे में अच्छे से अध्ययन किए। और वहां पे हम लोगों ने देखा था जो आपका जलीय क्षेत्र है, जो आपका वेस लाइन है, जो आधार लाइन है, आधार लाइन से सटे जो आपका मुख्य भूमि है, आपका ये अगर आपका क्या है, ये आधार लाइन है, और आधार लाइन से सटे आपका जो मुख्य भूमि है, उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वही आपका क्या कहलाता है? जलीय क्षेत्र। और उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जल को हम क्या कह रहे हैं? आंतरिक जल। हम क्या कह रहे हैं? आंतरिक जल कह रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो दूसरा जलीय क्षेत्र है उसका क्या नाम है। पिछले वीडियो हम लोग 5 जलीय क्षेत्रों के नाम जो है अच्छे से पढ़े, 5 जलीय क्षेत्रों का नाम जो है हम लोगों ने देखा, नोट भी किया। तो आज हम लोग उसके तहत हम लोग आज दूसरे जलीय क्षेत्र का नाम देखेंगे, और वो कितनी दूरी तक फैला है उसका विस्तार देखेंगे। और वहाँ पे भारत सरकार या भारत देश का कौन कौन से अधिकार है, हम उन अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो दूसरा जलीय क्षेत्र है वो है प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो ये 12 समुद्री मील है। कितना? 12 समुद्री मील तक इसका जो विस्तार है आधार रेखा से। ये जो विस्तार है ये कहां से है? ये आधार रेखा से है। आधार रेखा या तट रेखा हम कहें, आधार रेखा या तट रेखा, या हम कहें बेस लाइन से। इसकी जो दूरी है ये 12 समुद्री मील वो आधार रेखा से है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका क्या है? आधार रेखा है। ये आधार रेखा है, और आधार रेखा से क्या है? ये 12 समुद्री मील है। यानी कि इसकी दूरी कहाँ तक है? 12 समुद्री मील। अगर हम अधिकार की बात करें तो यहाँ पे भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार है इस क्षेत्र में, इस जलीय क्षेत्र में, या हम कहें प्रादेशिक समुद्री सीमा के क्षेत्र में भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार होता है। संपूर्ण अधिकार कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत देश के अंदर, भारत का ये जो आपका स्थल भाग है, स्थल भाग में जितना भी क्षेत्र भारत सरकार के अंतर्गत आ रहा है, उस क्षेत्र में भारत सरकार का जितना अधिकार है वही अधिकार इस क्षेत्र में भी है। इस क्षेत्र में भी भारत सरकार का उतना ही अधिकार है, चाहे वो समुद्र के सतह पर हो, या समुद्र के तल पर हो, चाहे वो समुद्र के सतह पर हो या समुद्र के
तल पर हो, सब जगह भारत सरकार का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। या इस बीच अगर कोई द्वीप भी आता है तो द्वीप भी वो भारत सरकार के अंतर्गत या उस देश से संबंधित देश का पूरा अधिकार होगा, यानी कि उस देश का होगा। तो यानी कि आपका जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, इस सीमा के अंतर्गत भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार है। यहां तक कि समुद्र के सतह पर, समुद्र के तल पर और जो इसका हवाई क्षेत्र है, यानी कि ऊपर का क्षेत्र, वो भी क्या है, वो भी आपका, वहां पर भी क्या है, वहां पर भी भारत सरकार का अधिकार है। यानी कि इस क्षेत्र में अगर कोई जहाज उड़ेगा, इस क्षेत्र के अंतर्गत इस 12 समुद्री मील तक अगर कोई जहाज उड़ रहा है समुद्र के ऊपर, तो वो किस देश की सीमा के अंतर्गत है, वो भारत देश की सीमा के अंतर्गत है। अगर इसके ऊपर कोई भी जहाज उड़ रहा है तो ये माना जाएगा कि वो भारत देश के सीमा के अंदर है, भारत देश के अंदर है, यानी कि वो एक तरह से राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत है, राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन अगर वहीं 24 मील या हम कहें 200 मील के ऊपर, समुद्र के ऊपर से अगर कोई जहाज उड़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हवाई क्षेत्र में भारत सरकार का अधिकार नहीं है, संपूर्ण अधिकार नहीं है। ये क्या है, इसके ऊपर से अगर कोई जहाज उड़ रहा है 24 मील या हम कहें 200 मील के अंतर्गत, तो हम मानेंगे कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत है। हम कहेंगे ये जो उड़ान हो रहा है, उड़ान जो भर रहा है हवाई जहाज, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत है। लेकिन अगर 12 मील के अंदर है, 12 मील के अंदर है, तो ये माना जाएगा कि वो भारत देश के अंदर है, वो ये माना जाएगा कि वो भारत देश के अंदर है। तो यानी कि भारत सरकार का क्या है, इस क्षेत्र में 12 समुद्री मील के अंतर्गत भारत का क्या, भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार है। वो जितने भी संसाधन हैं इस क्षेत्र में, जितने भी संसाधन आएंगे, चाहे वो जीवित हो या मृत हो या गैर जीवित हो, जितने भी संसाधन आएंगे उन संसाधनों पर भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार होगा, भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार। यहाँ पे कोई भी कानून इस क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी कानून तोड़ सकता है यहाँ पे। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे जितने भी संसाधन होंगे, चाहे वो जीवित होंगे चाहे वो गैर जीवित होंगे, सब का सब पे क्या होगा, भारत सरकार अधिकार होगा। वही अधिकार यहाँ पे, यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पे उतना ही अधिकार है जितना यहाँ के देश के अंदर के जो जलीय क्षेत्र है, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, कुआं हो गया, कुछ भी है, इस देश की सीमा के अंतर्गत जितने भारत सरकार का अधिकार है, वही अधिकार यहाँ पे भी है। यहाँ तक कि जो इसका हवाई क्षेत्र है, हवाई क्षेत्र भी भारत सरकार के अंतर्गत है। यानी कि ये क्षेत्र एक तरह से अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं, ये राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये क्या है, ये राष्ट्रीय सीमा बनाती है। लेकिन यहाँ जो आपका 24 मील है और 200 मील है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 समुद्री मील तक इसकी दूरी है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील है, और इस क्षेत्र में भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार है। जितने भी संसाधन है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो गैर जीवित हो, सब पर भारत सरकार का पूर्ण रूप से अधिकार है। और समुद्र के सतह पर पूरा अधिकार है, समुद्र के तल पर पूरा अधिकार है, और इसके हवाई क्षेत्र पर भी क्या है, भारत सरकार का पूरा अधिकार है। तो इस तरह से हम लोग दूसरा क्षेत्र जो है, दूसरे क्षेत्र के बारे में हम लोग देखें, उसके बारे में अध्ययन किए। यहाँ पे आपका जो समुद्री मील है, ये जो है समुद्री मील है, और एक आपका मानक मील क्या होता है, जैसे स्थल भाग पर जो हम दूरी मानते हैं, जो हम लोग दूरी मापते हैं, तो हम लोग स्थल भाग पर भी क्या दूरी को मील में भी दिखाते हैं, मील में भी बताते हैं। तो आपका जो स्थल भाग का जो मील होता है, एक तरह से वो आपका लगभग 1.584 किलोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम स्थल पर दूरी माप रहे हैं मील में, तो 1 मील बराबर लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। 1 मील बराबर लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर यही दूरी हम समुद्र की सतह पर मापते हैं, समुद्र के सतह पर मापते हैं, तो ये 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर, लगभग 1.824 किलोमीटर। लेकिन हम कहें, अगर हम मोटा मोटा देखें, तो लगभग 1.5
8 किलोमीटर होता है। यानी कि इसकी जो दूरी होती है, जो समुद्र के अंदर की जो दूरी है 1 मील बराबर, 1 समुद्री मील बराबर, वो स्थल के मील से, मानक मील से क्या है, ज़्यादा है, लगभग 300 मीटर ज़्यादा है, लगभग 300 मीटर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, लगभग 300 मीटर ज़्यादा है। यानी कि स्थल पे मानक मील 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5, और समुद्र के अंतर्गत 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा है उसकी दूरी कितनी है, आधार रेखा से उसकी दूरी कितनी है, और उसके साथ साथ हमने भारत सरकार का या भारत देश का या किसी भी समुद्र तटीय देश का उस क्षेत्र में अधिकार क्या क्या होता है, हम लोगों ने इसमें देखा। अब हम लोग तीसरा जो क्षेत्र है, जो तीसरा जलीय क्षेत्र है, हम तीसरे जलीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग तीसरे जलीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी दूरी को देखेंगे और साथ साथ उसके अधिकारों की बात हम करेंगे। अब हम लोग तीसरे जलीय क्षेत्र की बात करेंगे। तीसरे जलीय क्षेत्र का नाम देखेंगे और नाम के साथ साथ हम उसके अधिकारों की बात करेंगे और अधिकारों के साथ साथ हम देखेंगे कि वो उसकी दूरी कितनी है। तीसरे जलीय क्षेत्र की जो दूरी है वो कितना है, वो आपका 24 मील है, 24 मील है। और तीसरे जलीय क्षेत्र का नाम है संलग्न क्षेत्र मंडल। संलग्न क्षेत्र मंडल जो आधार रेखा से कितने मील दूर है, समुद्री मील है 24। ये आधार रेखा है, आधार रेखा से, आधार रेखा या बेस लाइन कहें या हम तट रेखा कहें, तो वहां से जो इसकी दूरी है वो आपका 24 समुद्री मील है। या हम कहें हमारा जो ये 12 मील है, 12 मील के आगे ये जो आपका प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र है, प्रादेशिक सीमा है, इस प्रादेशिक सीमा से 12 समुद्री मील और आगे अगर हम यहाँ से लेते हैं 12 समुद्री मील, और हमारा आधार रेखा से कितना बनेगा, आधार रेखा से 24 समुद्री मील बनेगा। यानी कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी क्या कहलाता है, किस जलीय क्षेत्र, उस जलीय क्षेत्र का क्या नाम है, संलग्न क्षेत्र मंडल। पहला था आंतरिक जलीय क्षेत्र, आंतरिक जलीय क्षेत्र, दूसरा था प्रादेशिक जलीय क्षेत्र, और तीसरा है संलग्न क्षेत्र मंडल। संलग्न क्षेत्र मंडल, अगर हम भारत सरकार या भारत देश के अगर हम इसके अधिकार की बात करें तो यहाँ पे आंशिक अधिकार है, संपूर्ण रूप से अधिकार नहीं है। यहाँ पे आपका एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को यहाँ पे मानना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानना पड़ेगा, यहाँ पे आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर कोई जहाज है किसी जगह जाना चाह रहा है, किसी दूसरे देश या कहीं पे जाना चाह रहा है, तो अगर वो इस क्षेत्र के अंदर आना चाह रहा है, इस क्षेत्र के अंदर आना चाह रहा है, तो भारत सरकार उसे मना नहीं कर सकती, उसे मना नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वो मना नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर आप ये इस क्षेत्र से जाना चाह रहे हैं, भारत के संलग्न क्षेत्र मंडल से आप होते हुए कहीं पे अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा। अब वो जहाज चाहे आपका वो समुद्री जहाज हो या आपका हवाई जहाज हो, अगर इस क्षेत्र से होते हुए अगर आप गुजर रहे हैं, तो भारत सरकार को सीमा शुल्क देना पड़ेगा, कुछ पैसे जो है देना पड़ेगा इस क्षेत्र में आने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत सरकार को यहाँ पे अधिकार है, साफ सफाई का अधिकार है। यहाँ पे क्या है, भारत सरकार को साफ सफाई का अधिकार है, यहाँ पे साफ सफाई करता है। जो साफ सफाई करेगा, तो अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो आपको सीमा शुल्क तो देना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो है भारत सरकार को सीमा शुल्क से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, सीमा शुल्क से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। और इस सीमा शुल्क कानून जो भारत सरकार ने बनाया, उसको अगर तोड़ोगे, कानून का अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो उसे दंडित करने का भी अधिकार है, उसे दंडित करने का भी अधिकार है। यानी कि सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। इसके साथ
दूसरे अधिकार की अगर हम बात करें तो आपका जो सतह है, समुद्र का जो सतह है और जो आपका तल है, ये समुद्र का सतह यानी कि जिस पर नाव क्या होता है, जिस पर आपका जहाज, समुद्री जहाज क्या होता है, तैरता है, उस समुद्री सतह की बात कर रहे हैं। और ये आपका समुद्र का तल है, वहाँ पर भी क्या होता है, भारत सरकार का अधिकार होता है। लेकिन जो हवाई क्षेत्र होता है, हवाई क्षेत्र यानी कि जो उसके ऊपर का क्षेत्र है, जहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा, वो क्षेत्र भारत सरकार के अंतर्गत नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक तरह से ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाता है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ से चाहे जल के माध्यम से, चाहे हवाई जहाज यानी कि हवाई क्षेत्र के माध्यम से अगर आप इस एरिया से गुजरते हैं, 12 से गुजरते हैं, तो आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा। और ये आपका भारत का क्या, यहाँ साफ सफाई का अधिकार है, लेकिन हवाई क्षेत्र पर भारत सरकार का अधिकार नहीं है। अगर कोई जहाज उड़ना चाह रहा है, अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरना चाह रहा है, तो वो जा सकता है, वो जा सकता है, लेकिन भारत सरकार को शुल्क देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा जो है, तीसरा जलीय क्षेत्र हुआ, तीसरा जलीय क्षेत्र। अब हम देखेंगे चौथा जलीय क्षेत्र का नाम क्या है और उसकी दूरी कितनी है और उसमें भारत सरकार का अधिकार कौन कौन सा है। अगला क्षेत्र है हमारा, जो अगला जलीय क्षेत्र है, अगले जलीय क्षेत्र का नाम है, अगले जलीय क्षेत्र का नाम है विशिष्ट या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, विशिष्ट या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अगर हम देखें इसकी दूरी कितनी है, इस जलीय क्षेत्र की दूरी कितनी है, यानी कि जो भारत का समुद्री सीमा है, जो समुद्री सीमा है जिसे 5 भागों में बांटा गया है, तो चौथा भाग क्या है, चौथे भाग का नाम या चौथे क्षेत्र का नाम या चौथे जलीय क्षेत्र का नाम है विशिष्ट या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और ये क्या है, लगभग 200 समुद्री मील, वो भी कहाँ से, बेस लाइन से, आधार रेखा से, आधार रेखा से ये 200 समुद्री मील है। पहला आपका क्या है, पहला हमने देखा कि आंतरिक जलीय क्षेत्र, आंतरिक जलीय क्षेत्र, या हम कहें दूसरा आपका है प्रादेशिक जलीय क्षेत्र, प्रादेशिक जलीय क्षेत्र। और तीसरा है आपका, तीसरा है संलग्न क्षेत्र मंडल, संलग्न क्षेत्र मंडल। और आपका चौथा है विशिष्ट या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसकी आधार रेखा से जो दूरी है, आधार रेखा से जो दूरी है वो 200 समुद्री मील है, वो 200 समुद्री मील है। अगर हम भारत देश या भारत सरकार के अधिकारों की बात करें, अगर हम इसके अधिकारों की बात करें, तो यहाँ पे भी क्या, भारत सरकार के अधिकार सीमित है, भारत सरकार के अधिकार सीमित है। यहाँ पे भारत सरकार इस क्षेत्र में भारत सरकार कोई भी सीमा शुल्क नहीं ले सकता, कोई भी सीमा शुल्क नहीं ले सकता। अगर कोई जहाज, समुद्री जहाज अगर यहाँ से गुजर रहा है, इस क्षेत्र के अंतर्गत, अगर इस क्षेत्र से होते हुए गुजर रहा है, इस क्षेत्र से होते हुए अगर गुजर रहा है, तो उससे कोई भी सीमा शुल्क नहीं देगा, चाहे वो समुद्री जहाज हो, चाहे वो हवाई जहाज हो। यानी कि हवाई क्षेत्र से अगर वो जा रहा है, तब भी उसे कोई सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार कोई साफ सफाई तो करता नहीं है, साफ सफाई करने का तो अधिकार है नहीं। जब यहाँ पे साफ सफाई करने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे आपको सीमा शुल्क लेने का भी अधिकार नहीं है। तो आप यानी कि यहाँ पे सीमा शुल्क भी नहीं लेता और भारत सरकार यहाँ कोई साफ सफाई भी नहीं कराता। लेकिन कुछ अधिकार हैं, कुछ अधिकार हैं, जैसे इन क्षेत्रों में जो यहाँ के जो संसाधन है, जो संसाधन है, उन संसाधनों पर भारत सरकार का अधिकार है, उन संसाधनों पर भारत सरकार का अधिकार है। हम कहें इस क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने का अधिकार है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आधार रेखा से 200 समुद्री मील के अंतर्गत, यानी कि भारत सरकार को क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने का अधिकार है और उन संसाधनों का दोहन करने का भी अधिकार है।
और संरक्षण करने साथ साथ उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। प्रबंधन करने का अधिकार है। और इस क्षेत्र में भारत सरकार को नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार है। अगर कोई द्वीप मिल जाता है, खोज में अगर कोई चीज मिल जाता है, उस पर भारत सरकार का अधिकार होगा। भारत सरकार का अधिकार होगा। कोई द्वीप अगर मिल जाता है, कोई प्राकृतिक संसाधन मिल जाते हैं, आपके जो पेट्रोलियम है, अगर उस क्या होता है, पेट्रोलियम अगर मिलता है तो उस पर भी क्या है, भारत सरकार का अधिकार होता है। भारत सरकार का अधिकार होता है। नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार होता है। इस क्षेत्र में भारत सरकार को अनुसंधान करने का भी अधिकार होता है। कोई भी रिसर्च जो है, किसी भी इस क्षेत्र में किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर सकता है, वहाँ पे वो अनुसंधान वहाँ पे कर सकता है। या हम कहें यहाँ के जल से ऊर्जा का उत्पादन करने का भी अधिकार है। भारत को यहाँ पर ऊर्जा यानी कि यहाँ का जो जल है, उस जल का, सागरीय जल का प्रयोग करते हुए ऊर्जा उत्पादन करने का भी अधिकार है। तो इस तरह से भारत सरकार को हम देखें कि जो आपका विशिष्ट अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, वो समुद्री जो आपका आधार रेखा है, जो समुद्र तट का, भारत के समुद्र तट का जो आधार रेखा है, वहां से 200 समुद्री मील तक की दूरी है इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र का। और भारत सरकार के कुछ अधिकार दिए गए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है भारत सरकार कोई सीमा शुल्क वसूली नहीं कर सकता, यहाँ पे साफ सफाई नहीं कर सकता। लेकिन कोई जहाज जा रहा है तो आराम से जा सकता है बिना कोई सीमा शुल्क दिए, चाहे वो समुद्री जहाज हो, चाहे वो हवाई जहाज हो। लेकिन इस क्षेत्र में अगर कोई भी आर्थिक गतिविधि होता है, चाहे वो समुद्र के तल पर हो, चाहे समुद्र के तल पर हो, चाहे समुद्र के सतह पर हो, वो उस आर्थिक गतिविधि पर भारत सरकार का अधिकार होगा। भारत सरकार का अधिकार होगा। कोई भी इस क्षेत्र में कोई भी नई चीज़ें मिलती हैं, द्वीप हो या कोई भी संसाधन हो, अगर वो मिलती हैं तो उस पर भारत सरकार का अधिकार होगा। तो इस तरह से ये आपका चौथा आर्थिक क्षेत्र हुआ। चौथा हम देखें, चौथा क्षेत्र हुआ जो आपका चौथा जलीय क्षेत्र है। चौथे जलीय क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, यानी कि जो आपका विशिष्ट या अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अब हम आखिरी देखेंगे जो है पांचवा, यानी कि अनक्लॉज समझौते के तहत किसी भी समुद्र तटीय देश के अंतर्गत आने वाला जो समुद्री सीमा है, जिसको 5 भागों में बांटा गया है, तो ये चौथा हो गया। अब हम पांचवा देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जितने भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जितने भी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, लगभग ये सभी देशों के या सभी समुद्र तटीय देशों के लिए ये नियम लागू होता है। पांचवा और अंतिम जलीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसका नाम है उच्च समुद्री सीमा। उच्च समुद्री सीमा जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। ये किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार से परे होता है, यानी कि किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से क्या होता है, परे होता है। उस पर कोई अधिकार, किसी का अधिकार नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जो है ये क्षेत्र, ये जो उच्च समुद्री क्षेत्र है, ये एक तरह से मानव विरासत के रूप में जाना जाता है। मानव विरासत के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, भंडार है। क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। अगर क्या होता है, अगर इस क्षेत्र में आप कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, अगर वो गतिविधि मानव जाति के शांति उद्देश्यों के लिए है, मानव जाति के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, तो आप ये गतिविधि क्या कर सकते हैं, आप ये गतिविधि कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्राकृतिक संसाधन मिलता है या कोई भी चीज इस क्षेत्र में मिलता है, तो उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा। अगर कोई भी देश अगर यहाँ पे गतिविधि कर रहा है और उस गतिविधि के दौरान कुछ चीज़ें या कोई भी प्राकृतिक संसाधन अगर वो उसको मिलता है, तो उस देश का अधिकार नहीं होगा। जैसे भारत देश है, भारत देश अगर ये इस क्षेत्र में उच्च समुद्री सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई गतिविधि कर रहा हो, गतिविधि के दौरान कोई भी उसको प्राकृतिक संसाधन का भंडार मिलता है, तो उस पर भारत सरकार का अधिकार नहीं होगा, भारत देश का अधिकार
नहीं होगा, फिर वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कानून देखा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून देखा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर वो डिसाइड करेगा कि ये जो प्राकृतिक संसाधन मिला है अब उसका क्या किया जाएगा, यानी कि वो किस देश के अंतर्गत आएगा, वो किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा, तो वो कानून बताएगा जो आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस क्षेत्र में किसी भी देश का अधिकार नहीं है, कोई भी देश, कोई भी जहाज, कोई चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो समुद्री जहाज हो, यहाँ से बेहिचक वो क्या कर सकता है, यहाँ से आ जा सकता है, यहाँ पे कोई भी गतिविधि कर सकता है। लेकिन अगर वो गतिविधि कानून के, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है तो आप दंडित किए जाएंगे, आप क्या किए जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई भी गतिविधि ऐसा है जो मानव जाति के उद्देश्यों के लिए है, मानव जाति के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, तो आप ये गतिविधि कर सकते हैं, आप ये गतिविधि यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, किसी भी देश का अधिकार नहीं हो सकता है, नहीं होता है। तो इस तरह से इसे मानव जाति के पास सामूहिक विरासत के रूप में जाना जाता है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये मानव जाति के सामूहिक विरासत के रूप में जाना जाता है और इस क्षेत्र में गतिविधियों का संचालन तब तक कर सकते हैं जब तक कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। यानी कि आप यहाँ पे कोई भी गतिविधि, कोई भी देश आके अगर यहाँ क्षेत्र में यहाँ पे किसी का तो अधिकार है नहीं, कोई बोलने तो आएगा नहीं, लेकिन आप कोई भी गतिविधि कर रहे हैं अगर वो क्या है, वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, तब तक आप कर सकते हैं, तब तक आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो किसी भी देश के जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा को जो 5 भागों में बांटा गया है, उसके तहत हम भारत देश की अगर समुद्री सीमा को देख रहे हैं तो भारत देश का समुद्री सीमा भी क्या है, 5 भागों में बटा है, जिसमें से आपका पहला आंतरिक जलीय क्षेत्र है, दूसरा प्रादेशिक जलीय क्षेत्र जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी तक है, इसके बाद आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी है। उस रेखा उस क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं, उस क्षेत्र को हम संलग्न क्षेत्र मंडल कह रहे हैं। इसके बाद चौथा जो हमारा है आधार रेखा से 200 समुद्री मील, वो आपका विशिष्ट या अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो हमने अलग अलग क्षेत्रों का नाम देखा और पांचवा हमारा क्या है, पांचवा उच्च समुद्री क्षेत्र। तो हमने अलग अलग क्षेत्रों का नाम देखा, अलग अलग जलीय क्षेत्रों का नाम देखा और नाम के साथ साथ उसकी दूरी कितनी है और उसमें किसी भी देश या उससे तटीय समुद्र जो देश है, वो देश है उसका जो अधिकार है वो संपूर्ण अधिकार है या आंशिक अधिकार है। हमने उन अधिकारों के बारे में बात किया। अगर ये तट जो है, ये जो आपका समुद्री सीमा, ये भारत देश से लगा हुआ है, तो यानी कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, भारत की समुद्र तटीय समुद्री सीमा को, भारत की समुद्री सीमा के बारे में, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से ये जो आपका समुद्री सीमा है, जो कानून है, जो समझौता है, वो सभी देशों पर लागू होता है। विश्व के सभी जितने 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में जितने तटीय देश हैं जिसके साथ समुद्री सीमा साझा होता है, सबके ऊपर लागू होता है। उनमें से आपका एक भारत भी है, एशिया में स्थित, एशिया के दक्षिण भारत में स्थित सबसे बड़ा देश जो है भारत है। तो भारत देश पर भी ये कानून लागू होता है और उसके तहत इसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है आपका आंतरिक जलीय क्षेत्र, दूसरा है प्रादेशिक जलीय क्षेत्र, तीसरा है संलग्न क्षेत्र मंडल और आपका चौथा है विशिष्ट या अनन्य आर्थिक क्षेत्र और 5वां है उच्च समुद्री क्षेत्र। तो इस तरह से जो हमारा भारत की समुद्री सीमा है, ये जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत अगर हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं, अगर इसमें से कोई भी जो टॉपिक है उसके अंतर्गत अगर कोई सब टॉपिक है, अगर वो कोई बिंदु है जो छूट गया है, तो हम लोग एक वीडियो में उन सभी बिंदुओं को कवर करेंगे। यानी कि एक वीडियो में हम लोग उन सभी बिंदुओं के बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।